हम क्वेश्चन कर रहे थे 53 और 53 में आपके पास गिवन क्या था, उसने बताया था आपको कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उसने आपको दिया हुआ है 40 और वेरिएंस दिया हुआ है। तो वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है। हमने सिग्मा की वैल्यू वहां से निकाली, इसका स्क्वायर रूट लेकर, तो म्यू 40 है, सिग्मा 4 की इक्वल हो गया। अब उसने ये कहा है कि कंप्यूट द पॉइंट, आपने ऐसा पॉइंट कंप्यूट करना है जिसके बिलो साइड के ऊपर, जिसके बिलो साइड के ऊपर जो है आपका 97% एरिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिलो साइड पे, अबव साइड का नहीं का। तो बिलो साइड पे 97% का मतलब क्या हो गया, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.9700, जितने भी जीरो लगा दें इसका आगे। अब आपने टेबल के अंदर ये वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से फाइंड करनी है कि इसके लेफ्ट साइड पे क्या है और इसके अपर साइड पे जो भी वैल्यू है वो नो डाउट आपकी z की होगी। फिर हम z के फार्मूले से वहां से x को कंप्यूट करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं 0.97000 या इसका नियरेस्ट हमारे पास z के कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, पहले तो वैल्यू तलाश करते हैं जी। 1.89 1.89 मतलब ये हुआ 1.8 के सामने और 0.09 के नीचे आपके पास ये फिगर आ रही है या इसके नियरेस्ट फिगर आ रही है। ये लोग सारे जो हैं वो एक दफा नियरेस्ट चेक, ठीक है। अच्छा, अब हमने x निकालना है, हमने z नहीं निकालना, हमने x निकालना है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। z की जगह 1.89, x हमने फाइंड करना है, म्यू है आपके पास 40 और सिग्मा है आपके पास 4। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू कंप्यूट करनी, तो पहले हम 4 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -40 है, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 1.89 इंटू 4 और प्लस 40, ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया 47.56। पहले 4 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -40 को उठा के इधर ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा, ये उसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 47.56। ऑप्शन में देख लें 47.56, 52 तो आ रहा है, 56 नहीं आ रहा, तो नन को टिक करें। 47.52 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ, तो हमारे पास 56 आ रहे हैं। सर ये नियरेस्ट की वजह से तो नहीं आ रहा पॉइंट में पर। आपने क्या उठाया इसका नियरेस्ट? सर दो मिनट रुको। $0.97062। अच्छा, इसका और नियरेस्ट कोई बताएं। सबसे करीबी नियरेस्ट यही आ रहा है, उसके बाद फिर सबसे जो है ना करीब कौन सा? 0.97128, 0.97193 बढ़ते जा रहे हैं आगे। चले मैं एक दफा चेक कर लेता हूं।
अच्छा जरा 1.7 और 5 के नीचे देखो। वन पॉइंट सेवन के सामने और 5 के नीचे। 0.95994 आ रहा है सर। तो ये 0.96 के नियरेस्ट नहीं होगा? सर अब पॉइंट इसको नाइन राउंड ऑफ सेवन करो। पॉइंट नाइन अच्छा सेवन है। 97 है, अच्छा अच्छा वो 95, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मैं 95 पे पहुंच गया। ठीक है, ये नियरेस्ट आ रहा है। अच्छा 1.8 के सामने और 8 के नीचे देखो। 1 0.9 सर, ये हो सकता है, ये भी नियरेस्ट। ये नियरेस्ट, ये सबसे नियरेस्ट है। आप इसको 8 कर, ये सबसे नियरेस्ट, ये 8 हो गया। अब इसको देख लें, हो सकता है हमारा ऑप्शन आ जाए। 1.88 इंटू 4 और प्लस 40, ये आपके पास आ गया 52, ये आ गया एग्जैक्ट, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 53। 54 की तरफ आते हैं। कंप्यूट द 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 98% एरिया इन अबव क्वेश्चन नंबर 53। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब वो कह रहे हैं कि 98% जो एरिया है वो इन द मिडल है। मिडल में, अगर ग्राफ ये है तो उसके सेंटर में 98% है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% लेफ्ट साइड पे रह गया, 1% राइट साइड पे हो गया। टोटल 100 होते हैं ना, तो अगर 98 सेंटर में है तो 1% लेफ्ट साइड पे होगा, 1% राइट साइड पे होगा। अब आपने एक तो ये पॉइंट पहले z का कंप्यूट करना है और फिर इसके ऊपर x कंप्यूट करना है, ये z1 कहते हैं, इसको x1 कहते हैं। फिर z2 को कंप्यूट करना है और उसके ऊपर x2 को कंप्यूट करना है, और डेटा ये वाला यूज करना है। मतलब म्यू आपके पास 40 है और सिग्मा आपके पास, डेटा ये यूज करना है। बट ये है कि उसने एरिया चेंज कर दिया। अब वो कह रहे हैं 98% जो है वो मिडल में है। मिडल का मतलब सेंटर, तो 1% लेफ्ट साइड पे बचेगा, 1% राइट साइड पे बचेगा। अब वो आपसे बता रहा है कंप्यूट द 2 पॉइंट्स। अब आपने ये 2 पॉइंट्स कंप्यूट, तो अब ये देखें 1% का मतलब होता है 0.0100। 1% का मतलब होता है 0.01000। जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ये एरिया है। अब आप इस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू फाइंड आउट करें। 0.01000 टेबल में जाएं और 0.01000 ये वाली फिगर देखें, या बिल्कुल इसके नियरेस्ट, और z का पॉइंट बताएं क्या है। पॉइंट 0.100।
मेरे पास आ रहा है -2.33। अब आप जरा चेक करें अपने टेबल के अंदर, -2.3 के सामने 3 के नीचे क्या है? 0.00993। ये राउंड ऑफ ये बन जाएगा। यस सर। चले, अब हम आते हैं Z2 की तरफ। Z2 के बाद ये है, Z2 से पहले ये नहीं है। अब हम देखेंगे Z2 से पहले कितना एरिया है, 98 प्लस 1, ये पूरा हो जाएगा 99%। Z2 पॉइंट निकालने, Z2 के आगे का एरिया ये है, बट उसके बैक साइड पर ये है 98 प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा 99%। 99% का मतलब होता है 0.99000। अब इस पे आप Z की वैल्यू देखें, या ये करें कि इसको 1 में से माइनस कर दें, यही आंसर आएगा ना। तो दोनों तरह से देख सकते। तो 0.99000, इसको टेबल में जाएं और इसको देखें कि ये टेबल में इसका लेफ्ट साइड क्या है और इसका टॉप साइड। 0.99000। 2.33। 2.33। अब हमने x1 और x2 निकालना। अब अपना फॉर्मूला लिखें। पहले z को -2.322 पुट कर 33 पुट कर दें। x हमने फाइंड आउट करना है, म्यू आपका 40 है, सिग्मा आपका है 4। यहां से x निकाल लें। फिर आप x को पुट कर दें 2.33 z को, और यहां से दोबारा x की वैल्यू कंप्यूट कर लें और ऑप्शन में देख लें कि ऑप्शन में कौन सा आंसर जो है वो टिक करना है। इसको आप खुद आप बैठ के कंप्यूट कर लेंगे। ये 53 54 हो गया। 55 देखें जी। In a normal distribution, 7% items are under 35 and 89% are under 63. What are the value of mean and standard deviation? अब ये क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको x भी दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। ये देखिए उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 55। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 7% आइटम्स ऐसे हैं जो अंडर 35 हैं। ठीक है, ये अंडर 35, यहाँ पर x है 35 और ये आपके पास है 7%। 7% अंडर, अंडर का मतलब नीचे होता है। 7% 35 से बिलो है। उसके बाद कहा है एंड 89% आर अंडर 63। इसको हम सपोज कर लेते हैं 63, और इसके अंडर मतलब यहां तक 89% पूरा यहां तक।
अब 89% के अंदर से अगर हम 7% को माइनस कर देते हैं तो जो बीच वाला बचेगा ये बचेगा आपके पास 82। 82 प्लस 7 ये पूरा हो जाएगा 89। तो उसने 89 दिया है। 89 का मतलब है इस पॉइंट से आखिर तक 89%। ये बीच वाला आपके पास 82 है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, मतलब अब इस क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है और एक्स का पॉइंट भी गिवन है। वो आपसे पूछ रहा है म्यू की वैल्यू, वो आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फार्मूला हमारे पास ये है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अब हम इस पॉइंट पे z निकालेंगे, इस पॉइंट पे z निकालेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे z कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के अंडर का एरिया है पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 0.0700, और यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया उसने दिया हुआ है 89%। 89% को आप लिख सकते हैं, 7% को आपने लिखा 0.07000, और 89% को आप लिख सकते हैं 0.8906। इस पे z निकालें और इस पे z निकालें। अब आप टेबल में जाएंगे, टेबल में इस पॉइंट को तलाश करें, इस एरिया को तलाश करें और इस पे बताएं z का पॉइंट आ रहा है। फिर इसी टेबल के अंदर आप इस पॉइंट को तलाश करें और उसका एरिया देखें क्या आ रहा है, मतलब उसका z का पॉइंट क्या आ रहा है। तो 1 बाय 1 पहले 0.0700 देखें, 0.07000। -1.48, -1.48, इसको आप देखें। और दूसरी वैल्यू है 0.89, 1.23। 1.23 प्लस। ठीक है जी। अब आप 1 बाय 1 इस फॉर्मूले को यूज करें। पहले आप सॉरी x को ले लें 35, x को ले लें 35, म्यू आपने फाइंड करना है, सिग्मा आपने फाइंड करना है। फिर आप x को ले लें 63, म्यू आपने फाइंड करना है, सिग्मा आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट से सिग्मा इधर आ जाएगा, 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.48 सिग्मा। और यहां से आपके पास आ गया 63 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.236। आप ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट करने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा। इनको माइनस कर दें, -63 में से 35 को माइनस कर दें,
63 माइनस 35, तो ये आंसर आ जाएगा -28। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दें, 1.48 प्लस 1.23, ये आ गया 2.71 नेगेटिव। इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं, तो सिग्मा आपके पास आ गया 28 डिवाइडेड बाय 2.71, ये आंसर आ गया 10.3। अब मुझे मीन चाहिए, इसको उठा के इसमें या इसमें पुट कर दें। मैं इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर, 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.48 इंटू सिग्मा। ठीक है, यहां से अब आप म्यू की वैल्यू निकाल लें, इंटू 1.48, ये आपके पास आ गया -15.29। म्यू को इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, और इसको आप प्लस कर दें 35, ये आंसर आ गया आपके पास 50.29। ये म्यू आ गया और ये सी। अब आप इस ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में ये चीजें कहाँ लिखी, म्यू है 50.29 और सिग्मा है 10.33। ऑप्शन बी हमारा नियरेस्ट आ रहा है, 10.3 आ रहा है ना, 10.3 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है। 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 56। A fair coin is tossed 400 times. Okay, what is the probability of obtaining exactly 200 heads? 400 दफा एक कॉइन को टॉस किया जाता है और उसमें 200 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पता नहीं इसका स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया, दोबारा देख। ये था आपका 55। ओके जी, 56 में एक आ गया कि एक कॉइन को 400 दफा टॉस किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रायल हो गया 400 और 200 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपके पास x हो गया 200, p क्या हो गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और q क्या होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अब हम अगर इसको बाइनोमियल फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 0.5 की पावर 200, 0.5 की पावर 200,
इसकी कैलकुलेशन अगर आपको कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कर लें। अदरवाइज इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि n is so large and p is so small। उस केस में हम लेमडा को पुट कर देते हैं np। n है यहाँ पे 400, p है यहाँ पे 1/2, लेमडा आपके पास आ गया 20। एंड 400 सॉरी लेमडा आ गया आपके पास 2। और फिर एग्जैक्ट 200 हेड की क्वालिटी निकालनी है। सर ये भी कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं हो रहा। दोनों नहीं हो रहे सर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लें। हाँ, फिर उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है उसका मीन, वो एनपी हो जाएगा। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हो जाएगा एनपीक्यू का स्क्वायर। तो म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एन पी, ये हो गया 2, और सिग्मा एन पी क्यू और उसका स्क्वायर, ये हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। तो म्यू हो गया 200, सिग्मा हो गया 10, और हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है एग्जैक्ट 200 हेड्स की। और मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एग्जैक्ट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 0.5 को माइनस कर देंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, x ग्रेटर देन 199.5 एंड लेस देन 200.5। अब 1 बाय 1 इस फार्मूले के अंदर x को ये पुट करें, म्यू को ये पुट करें, सिग्मा को ये पुट करें, यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा z उठाएंगे, फिर x को ये पुट करेंगे, म्यू को वही पुट करेंगे, सिग्मा को पुट करेंगे, z के 2 पॉइंट आ जाएंगे। इन 2 पॉइंट को टेबल के अंदर देखकर 2 एरियाज वहां से उठा लेंगे, और जब 2 एरियाज आ जाएंगे उसमें से बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, आपके पास 200 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, उसको हम पॉइजन से भी कर सकते हैं, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे पॉइजन है। तो पॉइजन में भी आपकी कैलकुलेशन जो है वो 7 नहीं दे रही, मतलब इस 200 फैक्टोरियल, ये भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, 200 की पावर 200, ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी मुश्किल हो रहा है काम, ये भी मुश्किल हो रहा है, फिर ये काम आसान। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, ये मैंने आपको हिंट्स दे दिए, अब आप सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करके z निकालेंगे, एरियाज निकालेंगे, उनको माइनस करेंगे, और ऑप्शन देख लेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है। 57 देखें जी। Suppose the weight of 1000 male students are normally distributed with mean 160 pound and standard deviation 20 pounds. What is the probability that weight of the student is between 170 to 175? सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। 58 what are the possible number of student in the above question number 57? आपने 57 के अंदर जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की है उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर देगा। ठीक है, 57 में जो आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की है उसको 1000 मेल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 58 का आंसर आ जाएगा।
57 तो आप कर लेंगे ना, दो वैल्यूज के बीच में आपने एरिया निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे टेबल के थ्रू। उसका जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका 58 का बन जाएगा आंसर। उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे ना, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपको बताएगा कि इतने स्टूडेंट होंगे जिनका वेट इसके दरमियान लाइक। ठीक है, 57 भी आपके लिए, 58 भी आपके लिए। 59 देखें, द ग्राफ विच इज यूज टू शो द ट्रेंड वैल्यूज इन द टाइम सीरीज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हिस्टोरिग्राम। टाइम सीरीज का जो ग्राफ होता है वो हिस्टोरिग्राम। उसको हम हिस्टोरिग्राम कहते हैं। फिफ्टी सेवन का मैं हिंट देता हूँ, आप उसको खुद बैठ के फिर कंप्लीट कर लेंगे। 57 में आपके पास गिवन क्या है जी? टोटल स्टूडेंट्स 1000, मीन है 160, सिग्मा है 20। what is the probability that weight of the student between 170 and 170? तो क्या करेंगे आप? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, पहले x को ये पुट करेंगे फिर x को ये पुट करेंगे। यहां से आपके पास z की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आप एरिया निकालेंगे टेबल के थ्रू, और फिर बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। ये 57। 58 में क्या करना है? जो भी आपने प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाला है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। ये आंसर। तो 57, 58 ये आप खुद कर लेंगे। एंड देखें, ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज, ये मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ टाइम सीरीज होता है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, इसको हम हिस्टोरिग्राम, इसका नाम होता है हिस्टोरिग्राम। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन सर टाइम सीरीज का आपने बोला था, थोड़ा सा बताएंगे उसका एमसीक्यूज करते हुए, मॉक करते हुए। बस की डेफिनेशन है, मैंने लास्ट टाइम क्लास में बता दी थी। सही। जब वेरिएबल के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से चेंजिंग आती है तो फिर उसका जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम टाइम सीरीज का डाटा कहते हैं। एक आपका इंडेक्स नंबर था जिसमें आपका वेरिएबल के अंदर चेंजिंग अकर हो रही थी, मगर वो परसेंटेज रेट के साथ चेंजिंग हो रही थी। उसको जब हम कंप्यूट करते थे तो वो इंडेक्स नंबर होता था। परसेंटेज रेट की चेंजिंग को जब आप कंप्यूट करते हैं वो इंडेक्स नंबर होता है। और जब आप सिंपल किसी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो फिर उससे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम टाइम सीरीज का डाटा कहते हैं। जैसे कराची के अंदर हर घंटे के बाद आपने टेम्परेचर नोट करना है, हर एक घंटे के बाद कराची का टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है या कितना बिलो जा रहा है। तो इससे जो भी आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे वो आपका टाइम सीरीज का डाटा होगा। हर घंटे के बाद या डेली टेम्परेचर चेक करें या एक महीने के बाद टेम्परेचर चेक करें, ये जो टेम्परेचर का डाटा होता है इसको हम टाइम सीरीज का डाटा कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर टाइम के साथ साथ चेंज होता है। मतलब 12 बजे टेम्परेचर कुछ होगा दोपहर के, 2 बजे टेम्परेचर कुछ और होगा, 4 बजे टेम्परेचर कुछ और होगा, 6 बजे शाम को टेम्परेचर कुछ और होगा।
तो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो इसका जो भी डाटा होता है इसको हम टाइम सीरीज का डाटा कहते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हो सकती हैं जिसमें कोई वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही होती है। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, वो टाइम सीरीज का डाटा होता है। ये मैंने लास्ट टाइम क्लास में डिफाइन कर दिया था टाइम सीरीज का डाटा। मैंने ये भी कहा था किसी भी बुक को उठाकर इसकी डेफिनेशन उसमें पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका टाइम सीरीज 60th. Time series data is defined as the collection of observed which are obtained from forecasting, observation, prediction, none of these. ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, फोरकास्टिंग भी नहीं होती, प्रिडिक्शन भी नहीं होती, ऑब्जर्वेशन होती है। वेट अ मिनट, आई एम कमिंग।